StudyPlexity IAS. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी आईएएस। मेरा नाम है धीरज एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन द यूपीएससी सेगमेंट ऑफ स्टडी प्लेक्सिटी आईएएस। ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है, जहां से हमने छोड़ा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। 1861 कोशिश करूंगा मैं कि आज के इस क्लास में 3 काउंसिल एक्ट आए थे, तीनों काउंसिल एक्ट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज काउंसिल एक्ट खत्म हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है हिंदी में भारतीय परिषद अधिनियम। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले है कि इस एक्ट को समझने के लिए, इस अधिनियम को समझने के लिए जनरली एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि सभी प्रोविजंस एक एक करके याद करने की कोशिश करते हैं। याद तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट मेरा सलाह ये होगा कि याद करने से अच्छा है कि चीज़ों को थोड़ा समझ करके पढ़ें। समझ करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ जो आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। आपके अंदर सोचने की शक्ति धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगी। इस एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ने से पहले, देखने से पहले, अगर आप उसका बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें समझना। देखिए, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है, समय था 1857 का। रिवोल्ट हो चुके थे भारत देश में। रिवोल्ट के बाद ब्रिटेन में ऑलरेडी हलचल मची हुई थी। इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्लास में हमने बताया, 1858 में, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू किया गया और उसका पर्पस, मेन पर्पस जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देना और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसे ट्रांसफर कर देना ब्रिटिश क्राउन के पास। और अब से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया को गवर्न करेगी, रूल करेगी, उसके शासन प्रशासन को चलाने का काम करेगी। ये सब चीज तो हमने पढ़ लिया है। अब सवाल आया कि ये तो हो गया, ठीक बात है, तो एक तरह से जो उनके साइड से जो चीजें थी वो तो उन्होंने कर दी, लेकिन ब्रिटेन के अंदर एक बज क्रिएट हो रहा था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक रिपल इफेक्ट भारत देश में फैल चुका है। और अगर हम ऐसा विद्रोह दोबारा नहीं चाहते हैं तो इसके लिए हमें अब भारतीयों को, जो प्रशासन है, भारत की सरकार है, उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय होंगे तो वो एक सेफ्टी वल्व की तरह काम करेंगे और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है और फेथ है वो अंग्रेजी सरकार के ऊपर और बढ़ेगी। अंग्रेजी सरकार चला रहे हैं, लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो चुकी है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडियन को हम अपने शासन प्रशासन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये भावना आगे चल करके और बढ़ सकती है और इसका खामियाजा अंग्रेजी सरकार को भुगतना पड़ेगा। सो अगर भारत में हमें और समय तक रूल करना है तो भारत के अंदर, भारत के सरकार के अंदर कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें भारतीयों को शामिल करना अति आवश्यक है। और इसी चीज को इंक्लूड करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को लागू किया गया। मेन जो प्रोविजन थे, दो चीज थे और ध्यान से समझिएगा। पर्पस मैं लिख देता हूं, पर्पस, उद्देश्य। दो मुख्य उद्देश्य थे और इन्हीं दो मुख्य उद्देश्यों के ही प्रोविजन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्या थे दो उद्देश्य? पहला उद्देश्य तो आपको बता दिया कि भाई इंडियन को इंक्लूड करना है, इंक्लूड इंडियंस, क्लियर है। और दूसरी जो चीज थी इसके अंदर वो थी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। क्या है जी, समझते हैं। काउंसिल एक्ट, अगर इसका नाम आप देखेंगे तो यहां पे क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका अर्थ यह है कि भारत देश में उस समय दो काउंसिल हुआ करते थे। ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ रखा है आपने। दो काउंसिल यानी दो परिषद हुआ करते थे। एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल
यानी कार्यकारी परिषद, और दूसरी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधायी परिषद। बताया था कि अलग कर दिया गया था विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को। इसके अंदर टोटल 4 मेंबर्स थे, ये भी आप जानते हो। चौथा मेंबर लॉ मेंबर हुआ करता था। इसके अंदर जो टोटल मेंबर थे वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि इसके मेंबर को बढ़ा दिया गया था, और अब इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 12, और वो 12 मेंबर कौन होंगे वो भी आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था। ठीक है, ओके। अब ये 2 काउंसिल है और इस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो मतलब अब काउंसिल के अंदर, दोनों काउंसिल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए, जिससे इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए और भारत सरकार, जो ब्रिटिश की जो सरकार थी, उसको और मजबूती प्रदान की जाए, मजबूती दी जाए। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो चेंज हुआ, बहुत सारे चेंज हुए, ज्यादातर चेंजेस जो हुए वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही अंदर हुआ। पहला चेंज हुआ कि 4 मेंबर से बढ़ा करके एक 5वां मेंबर भी इंक्लूड कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को इंक्लूड किया गया, और यह भी क्लियर किया गया कि ये 5वां जो सदस्य होगा वो फाइनेंस मेंबर होगा, वित्त सदस्य। चौथा लॉ मेंबर, 5वां फाइनेंस मेंबर। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर अब पूछा जाए कि भाई कितने मेंबर हो गए, तो पहले 4 था, अब 5 हो गए। ठीक है, क्योंकि 5 तो हो गए, लेकिन इसके साथ एक प्रोविजन और ऐड किया गया, एक प्रावधान और ऐड किया गया, और वो प्रावधान क्या था कि वायस रॉय अगर चाहे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर चाहे, तो प्रोविजन है इतना कि 6 से लेकर के 12 सदस्य तक, मिनिमम तक 6 से लेकर 12 सदस्य तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करी जाए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 6 से 12 तक मेंबर हो सकते हैं, यानी 7 और मेंबर को इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन अभी कितने हैं, 5वां मेंबर एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि वो फाइनेंस मेंबर होंगे, लेकिन समय के साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो 6 से लेकर के 12 तक, मैक्सिमम 12 तक मेंबर्स को इंक्लूड किया जा सकता है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी कार्यकारी परिषद में। क्लियर है? अब इस 6 से 12 सदस्यों में से 50% सदस्य जो होंगे उन्हें वायसराय नॉमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? नॉमिनेट। ठीक है, और ये जो नॉमिनेट होंगे, ये जो सदस्य होंगे, वो गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे? गैर आधिकारिक, यानी नॉन ऑफिशियल। ध्यान दीजिएगा वर्ड, आधिकारिक सदस्य यानी नॉन ऑफिशियल। क्लियर है? ठीक है, और 50% जो है वो वायसरॉय नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे। ठीक है, और जो भी मनोनीत होंगे उन्हें बस 2 सालों के लिए, 2 इयर्स के टेन्योर पे, 2 सालों के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान था, लागू किया गया, नहीं किया गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक प्रावधान लाया गया। क्लियर है कि 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर के साथ 6 से 12 मेंबर भी हो सकते हैं, और जितने भी मेंबर होंगे, मान लेते हैं कि 8 मेंबर काउंसिल में आ गए। क्लियर है? तो ये 5 तो होंगे ही, 5 के अलावा मान लेते हैं कि 3 मेंबर बने। कितने बने? 6, 7, 8, 3 मेंबर और ऐड किए गए, तो 3 मेंबर में से एटलीस्ट 50%, यानी 2 मेंबर 2 सालों के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। और अगर 4 मेंबर है तो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये एक चेंज किया गया। इसके साथ साथ वायसराय को बहुत सी पावर दी गई, वायसराय को बहुत सारी एडिशनल पावर दी गई। पहली पावर की बात करता हूं। पहला इंपॉर्टेंट जो पावर दिया गया वो था कि अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन होते थे? वायसराय खुद होते थे। जब कभी भी ये काउंसिल बैठती थी, उसके चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन होते थे? वायसराय, क्योंकि इस काउंसिल का नाम ही है पूरा
गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, करेक्ट। सो जब कभी भी ये काउंसिल बैठती थी उसके प्रेसिडेंट कौन होते थे? वायसराय। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट ने एक और पावर ऐड कर दिया वायसराय को कि वायसराय यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों सेम बात है, उनके पास ये शक्ति होगी कि जब कभी भी वो यहाँ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है और काउंसिल की मीटिंग हो रही है, सो ही कैन नॉमिनेट अ member to this council as president of this council in his absence, उनके अवकाश के दौरान। ये एक पावर ऐड कर दिया गया। दूसरा पावर ऐड किया गया कि वायसरॉय अब इस काउंसिल की जो बिजनेस चलेगी, यानी काउंसिल ये पूरा काउंसिल कैसे वर्क करेगा, तो कोई अभी तक रूल रेगुलेशन नहीं था, तो काउंसिल के लिए वायसरॉय कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। किस चीज के लिए? फॉर द बिजनेस ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए नियम कानून बना सकते हैं। आई बात समझ? ठीक है, ये दो पावर ऐड किया गया। इसके साथ साथ वायसरॉय को एक और पावर दी गई, और भी पावर दी गई। एक पावर ये दी गई कि नाउ वायसरॉय कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज के डेट में जो ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत जारी किए जाते हैं, उस समय जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में, इमरजेंसी की परिस्थिति में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जो एक लॉ की तरह काम करता है, एक एक्ट की तरह काम करता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ऑर्डिनेंसेस की जेनेसिस भारत में, शुरुआत जो भारत में थी वो इसी एक्ट से हुई, जब वायसराय यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दे दिया गया कि अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सी काउंसिल? इस साइड पे जो है विधायी परिषद, जिसको लॉ बनाना है, अगर चाहे वायसराय तो वो लॉ बना सकता है बिना उनके परमिशन के। ये पावर ऐड ऑन कर दी गई। क्लियर है? सो ऑर्डिनेंस की शुरुआत यहां से हुई। कहां से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। इसके साथ साथ एक और पावर ऐड किया गया कि अब कुछ बिल्स के लिए जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, कुछ बिल्स के लिए इन विधायी परिषद में उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले इनका प्रायर असेंट लेना जरूरी है, प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है। जैसे आज के डेट में क्या होता है कि मनी बिल अगर पेश करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ले करके ही मनी बिल को संसद भवन में पेश किया जाएगा। सेम ये जो एसेंट है, प्रायर एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, दैट मींस वायसराय, ये कहां से शुरुआत हुई? इसी पर्टिकुलर एक्ट से शुरुआत हुई। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज जो हम ढांचा देख रहे हैं हमारे पार्लियामेंट का, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां, राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस बनाने की शक्तियां, राष्ट्रपति के पास प्रायर कुछ बिल को पेश करने से पहले प्रायर परमिशन लेने की शक्तियां, वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन ने जो कानून बनाए थे और उसी ढांचे पे हमारा आज का भारत का जो राज्य व्यवस्था है वो इसी प्रकार से चलता है, यानी पॉलिटी गवर्न करती है। क्लियर है? आगे बात यहां, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पावर दिया गया, अहम पावर, वीटो का। अभी देखिए क्या था कि वीटो तो मिल गया था, कि वीटो तो ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नर जनरल के पास एक वीटो की शक्तियां थी, तो वो अपने काउंसिल के अंदर, और उस समय काउंसिल एक ही होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपने काउंसिल के द्वारा कोई भी रूल रेगुलेशन लॉ बनाया गया है तो उस पे उसको खारिज कर सकता है, उस पर वीटो लगा सकता है। ये तो मिल गया था ऑलरेडी पावर। लेकिन अब ये जो वीटो है, ये वीटो बेसिकली कैसा वीटो दिया गया? एब्सोल्यूट वीटो। अब ये आज के डेट में प्रेसिडेंट के पास ये एब्सोल्यूट वीटो का पावर उनके पास है। मतलब ये कि अब अगर विधायी परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई बिल पास कर देती है, तो पहले बिल पास कर दी, अब प्रेसिडेंट के पास पावर होता था, यानी वायसराय के पास पावर होता था कि उसको खारिज करना है या नहीं, ये होता था पहले। लेकिन अब इसमें एक चेंज किया गया कि जितना भी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषद पास करेगी, वो एक्ट तभी बनेगा
जब राष्ट्रपति उस पे अपनी मंजूरी यानी हस्ताक्षर यानी साइन करेंगे, और ये ऐसा आज भी होता है, बिना राष्ट्रपति के एसेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। ये बात आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जब पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे करके। क्लियर है? सो उस समय क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषद अगर कोई बिल को पास कर रही है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट करने के लिए, और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो के तहत दो ऑप्शन होंगे, या तो वो एसेंट दे दे, पारित कर दे, या फिर उसे विथहोल्ड कर दे, खारिज कर दे। ये पावर यहां पे मिली किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी वायसराय को। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पावर और ऐड की गई। अब वायसरॉय के पास एक पावर है कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए यानी फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस एक नया प्रोविंस इस्टेब्लिश कर सकती है, यानी या क्रिएट कर सकती है। अब आप बोलेंगे ये तो भैया पहले भी था। यस, याद कीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर था कि वो नई प्रोविंसेस को क्रिएट कर सके। क्लियर है? बट अब तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी नहीं है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई नया प्रोविंस को क्रिएट किया जाना है, नए प्रांत की को अस्तित्व में लाना है, तो ऐसे सिचुएशन में ये काम कौन करेगा? ये पावर दे दिया गया वायसराय को कि अगर वायसराय चाहे तो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए, कानून बनाने के लिए या अपना काम, अपना वर्कलोड कम करने के लिए एक नए प्रांत की संरचना कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है? और इस्टेब्लिश करने के बाद आपको भी पता है कि जब जो पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वैसे प्रोविंसेस के लिए नियुक्त कर सकते हैं, सेम चीज इनको दे दी गई कि उन प्रांतों के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति वायसराय के द्वारा की जा सकती है। क्लियर है? इतनी बात आप समझ गए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो हुई एग्जीक्यूटिव के फील्ड में, वो थी पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो का मतलब है डिपार्टमेंट यानी विभाग सिस्टम, डिपार्टमेंट सिस्टम। वायसराय अगर चाहे तो वो अपने जो भी उनके पास जो डिपार्टमेंट है, जो भी अपना उनका कार्य क्षेत्र है, वो अपने काम को किसी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, जैसे लॉ मेंबर है, फाइनेंस मेंबर है, उनमें से किसी भी एक मेंबर को, जो 5 मेंबर है उनमें से किसी भी एक मेंबर को अपनी कुछ शक्तियों को डाइल्यूट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं विभागीय रूप से। क्लियर है? तो यहीं से जन्म होता है पोर्टफोलियो सिस्टम का। दैट मीन्स व्हाट? मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय। सो अब आज जो आप होम मिनिस्टर देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, लॉ मिनिस्ट्री देखते हैं, एचआरडी मिनिस्टर देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देखते हैं, मंत्रालय, ये मंत्रालय की शुरुआत इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत हुई थी कि अगर वायसराय चाहे तो अलग अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करके एक अपने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनको कुछ काम सौंप सकते हैं। सो पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो एग्जीक्यूटिव के टर्म में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इतने सारे बदलाव हुए, वायसराय को इतनी सारी शक्तियां मिली। क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं, आप एकदम स्टार्टिंग से इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि पहली चीज क्या हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर के 5 मेंबर फाइनेंस मेंबर भी आ गए। ठीक है? दूसरा है कि इसमें नंबर बढ़ाने की भी शक्तियां दे दी गई, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जा सकता है, वायसराय रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वीटो पावर दे दी गई कि किसी भी बिल को बिना हस्ताक्षर के पारित नहीं किया जाएगा, प्रोविंसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और पोर्टफोलियो सिस्टम लागू कर सकते हैं। इतनी चीजें तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम का क्या योगदान है भारत की आज की पॉलिटी में, ये आपको यहां से दिख रहा होगा। क्लियर है? और ये सब किया गया था इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत देश में कुछ और समय तक शासन कर सके, इसके लिए ये एक टाइप ऑफ कंसेशन था, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। बट इतना आसान भी नहीं था कि सिर्फ ये कंसेशन दे करके अंग्रेजी सरकार भारत देश में बहुत लंबे समय तक रूल कर सकती है, उन्हें और भी कंसेशन देने थे। और इसी क्रम में जो कंसेशन उन्होंने दिया वो था
मेन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि ये सब तो एग्जीक्यूटिव को पावर दिया गया, गवर्नर जनरल को पावर दिया गया, लेकिन यहां पे भी कुछ चेंजेस किए गए तो बहुत ज्यादा जरूरी थे। बिना इसके अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकती। फिर भी स्टिल यहां से लगभग मान के चलिए 90 सालों तक वो शासन करती है भारत देश के अंदर। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंसेशन दिए, जिसमें से पहला कंसेशन था भारत देश की विधायी परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को शामिल करना। वो अलग बात है कि जो नंबर है 12 का उस पर कोई चेंजेस नहीं किए गए, जो 12 पहले भी था वो आज भी 12 था, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। बस एक चेंज ये किया गया कि अब इस 12 सदस्यों में से कुछ सदस्यों को यानी कुछ इंडियंस को यहां पे शामिल किया जाएगा, और उस शामिल करने की जो पावर है वो दी गई किसको? वायसराय को। कि वायसराय अगर चाहें तो 3 मेंबर वो भी इंडियंस को, 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ड एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी समझ के लिए भी। नॉमिनेट कर सकते हैं यानी मनोनीत कर सकते हैं। फिर अभी भी कोई डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अभी इधर नहीं आया है। मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं इंडियंस को। क्लियर है? और इसी क्रम में 3 लोगों को जो इंडक्ट किया गया था उसमें थे एक राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये सर दिनकर राव कौन है? ग्वालियर में, ग्वालियर स्टेट जो है, ग्वालियर स्टेट के एक फॉर्मर मिनिस्टर थे यानी पूर्व मंत्री थे ये। इनको शामिल किया गया। तो ये पहली बार था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को भारत के शासन प्रशासन में इन्वॉल्व किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पहली बार किसी भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। तो अलग बात है नॉमिनेशन के प्रोसेस से ही शामिल किया गया, लेकिन एटलीस्ट शामिल किया गया जो भारत देश के लिए कानून बनाने में अपना योगदान दे सकते थे। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ तो हमने ऑलरेडी देख रखा है एक बहुत बड़ी चीज करी गई, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया है कि 1773 में सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो स्टार्ट हो चुकी थी, और ये टेंडेंसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो गया था 1833 आते आते। क्लियर है? 60 सालों में। अब समझते हैं सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, और ये समझना भी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में चीजें आपको इसी वे में समझ में आएगी। सेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि एक भारत सरकार है और बाकी राज्य हैं यानी प्रांत है। जैसे भारत देश में आज राज्य हैं तो राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, मगर मान लिया जाए भारत सरकार ने सभी राज्यों की सभी प्रकार की शक्तियां, सरकारों की शक्तियां छीन ली है और अपने पास उसको रख लिया है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो इसे कहा जाता है केंद्रीकरण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग कि सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस ये होती है। क्लियर? आज के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो अगर आप हिंदू के आर्टिकल्स और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डे टू डे लाइफ में तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी काफी बढ़ी है। मतलब राज्य सरकारों से बहुत सारी शक्तियों को छीनकर केंद्र सरकार अपने हाथों में धीरे धीरे, अचानक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके उसको लेने लग गई है, जिससे राज्य की सरकारों के पास कुछ ज्यादा शक्तियां नहीं है जितनी होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 1773 में वायसराय यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने सबसे पहले क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर के अधीन बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। क्लियर है? धीरे धीरे करके जो उनकी शक्तियां थी उनको भी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और छीन लिया गया। फाइनली 1833 में जो एक शक्ति ले दे करके एक इंपॉर्टेंट शक्ति उनके पास बची हुई थी वो थी कानून बनाने की शक्ति, यानी अपने प्रांत में कानून बनाने की शक्ति जो थी गवर्नर इन काउंसिल बॉम्बे और मद्रास के पास, उसको भी छीन लिया गया और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में सौंप दी गई। मतलब वो अपने प्रांतों के लिए भी कोई कानून नहीं बना सकते। कारण था उस समय कहना था कि यूनिफॉर्मिटी वे में ये कानून बनेगा भारत देश में, पूरे देश में वो लागू होगा यूनिफॉर्म तरीके से, ये कहा गया था 1833 में। और जब ये किया गया इसी को कहा जाता है फुल सेंट्रलाइजेशन, मतलब पूरी तरह से केंद्रीकरण, कि सभी शक्तियों को केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली। ये हुआ 1833 में। 1853 आते आते और 1861 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजी सरकार को भी ये समझ में आ गया था कि भारत जैसे इतने विशालकाय देश में और इतनी विविधताओं से भरे देश में
केंद्रीकरण की पॉलिसी को लागू करना उनके लिए उल्टा साबित हो गई। किसी भी तरीके से प्रशासन में वो एक बेनिफिशियल रोल प्ले नहीं करेगा। और इसी चीज को लेकर के इस पर्टिकुलर एक्ट से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, उसको क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? जिससे जो प्रांतों की शक्तियां थी, चाहे वो कानून बनाने की शक्तियां हो या फिर उन कानूनों को लागू करने की शक्तियां हो, वो उनको वापस दे दी गई। कारण क्या था? कारण ये था कि पहली बार जब सेंट्रल यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बना रही है जो पूरे भारत देश में लागू होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी इफेक्टिवली काम कर सकता है, बशर्ते भारत देश के अंदर अलग अलग प्रांतों से चुन करके लोग यहां पे पहुंचे जो उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में काम कर रहे हो। क्लियर है? एक चीज तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बात तो भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन था नहीं, वो इस एक्ट से आया है। तो रिप्रेजेंटेशन तो था, तो भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन तो उस समय था नहीं, ये अभी इस पर्टिकुलर 1861 के एक्ट से लाया ही गया है। क्लियर है? एक तो ये चीज थी। दूसरा ये था कि हर राज्य की अपनी जरूरतें होती हैं, हर राज्य की अपनी एक, वहां के लोगों की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको फुलफिल करने का काम प्रांत की सरकारों यानी राज्य सरकारों को होता है। सो अगर आप वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के को वो पावर नहीं देंगे कि वो उनके लिए लॉ बना सके, जो वहां के लोग रहते हैं, वहां क्या जरूरत है, एक सेंट्रल लॉ भारत जैसे बड़े देश में यूनिफॉर्म वे में लागू करना किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं साबित हुआ। और ये बात अंग्रेजी सरकार को इस समय आते आते तक समझ में आ चुकी थी कि एक तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और दूसरा जो लोगों की जरूरतें हैं उसको लेकर के कानून बनाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाया जा रहा है बंगाल से, वो बंगाल को ही इर्द गिर्द देख करके और अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया जा रहा है। तो ये आने वाले टाइम पे प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। इसलिए ये जरूरी था कि प्रांतों को लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाए। और प्रांतों को लेजिस्लेटिव पावर देने के लिए क्या किया गया, इस एक्ट ने जो पावर थी, लॉ मेकिंग पावर, उसको रिस्टोर्ड कर दिया, यानी वापस दे दिया। और सिर्फ वापस नहीं दिया, इसके साथ साथ क्या किया, इसके साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार में सेंट्रल लेवल पे विधायी परिषद और विधान परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों अलग है, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों अलग हैं, यहां पे भी उसको अलग कर दिया गया। अब यहां पे इस एक्ट के तहत यह प्रावधान लाया गया कि प्रांतों में भी एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसका काम होगा लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होगा उस कानून को लागू करना, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मींस सरकार। क्लियर है? इसी क्रम में 1861 में बॉम्बे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बॉम्बे और मद्रास में एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद बनाई गई। 1862 में बंगाल में बनाया गया इसी एक्ट के तहत। 1886 की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, और इसी एक्ट के तहत 1897 में पंजाब में एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसका काम था लॉ बनाना। ठीक है? इसके साथ साथ एक चेंज किया गया था प्रांतों के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब इसका एक नंबर डिसाइड कर दिया गया था कि भैया मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे। करेक्ट? और कुछ मेंबर इसमें से नॉमिनेट होकर के आएंगे, यानी मनोनीत होकर के आएंगे, जो गवर्नर उनको मनोनीत करेंगे, और मनोनीत जब करेंगे तो उन मेंबर्स की जो कार्यकाल होगी वो सिर्फ 2 वर्षों की होगी, जैसे केंद्र के केस में केंद्र के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है, सिमिलरली उसी आधार पे यहाँ पे भी ये चीज होगी। तो इस एक्ट के प्रावधान आपने देखे हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट प्रावधान थे कि पहली चीज की डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, और दूसरी चीज सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग में क्या किया गया, इंडियंस को इंडक्ट किया गया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892। देखिए, इसको भी समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, बिना बैकग्राउंड समझे आप इस एक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। समय है 1892 का। इसका अर्थ यह है कि बहुत कुछ इस समय चल रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस समय 1885 का वो समय जब भारत देश में एक राजनीतिक संस्था का गठन हो चुका था, और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंग्लैंड से पढ़ करके लोग आए, वकील
सब पढ़ करके आए, जिन्होंने देखा ब्रिटेन के अंदर कि वहां पे वहां की सरकार कैसे शासन चला रही है और वही चीज भारत में वही सरकार उस तरीके से शासन नहीं चला रही है। इसके लिए एक संस्था बनाई गई, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका काम था कि भारतीयों के लिए आवाज उठाना और अंग्रेजी सरकार के समक्ष जाकर के पिटीशन दायर करना और उनसे मांग करना, डिमांड करना कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारे देश की शासन प्रशासन इस प्रकार से चलाई जाए। 1885 से लेकर के 1890 तक कांग्रेस होती थी। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। अधिवेशन में प्रस्तावना पारित करी जाती थी, जिसे इंग्लिश में रिजोल्यूशन कहा जाता है। और हर रिजोल्यूशन का मतलब यह है कि कांग्रेस आपस में डिसाइड करती थी कि क्या होना चाहिए, कौन सी मांगे हमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखनी है। तो रिजोल्यूशन पास किया जाता था। रिजोल्यूशन जब पास हो जाता था तो उसी रिजोल्यूशन को ले जाकर के ब्रिटिश सरकार के सामने रख दिया जाता था कि ये हमारी मांगे हैं और एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वी डिमांड ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है। और इन्हीं डिमांड की क्रम में बहुत सारे डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एक डिमांड था कि भैया आईसीएस की एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराई जाए, जो अभी लंदन में हो रही है। ये एक डिमांड था। अंग्रेजों ने इसको मानने से मना कर दिया। बाद में यह लागू होगा। 1922 में पहली बार इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है इलाहाबाद में, और इसका प्रोविजन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी 1991 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाया जाता है। लेकिन इस समय यह डिमांड खारिज कर दी जाती है। जैसे दूसरी डिमांड थी 1886 का वो समय था जिस समय बर्मा को अनेक्स कर लिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने भारत से बर्मा को अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने डिमांड किया, बहुत तो पहले विरोध प्रदर्शन किया और डिमांड किया कि यह गलत है, बर्मा को भारत से अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों का कहना था नहीं, प्रशासनिक कन्वीनियंस के लिए हम इसको अलग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है। इसको लेकर के कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पारित किया कि बर्मा को वापस इंडिया में मिलाया जाए। इसको भी नहीं सुना गया। क्लियर है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी डिमांड करी। जैसे एक डिमांड थी कि भारत की जो विधान परिषद है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रांतों में जो विधान परिषद है उसमें संख्या बढ़ाया जाए और इंडियंस को उसमें शामिल किया जाए, और प्लस इसके साथ साथ उनको कुछ शक्तियां भी दी जाए, जो शक्तियां अभी उन्हें नहीं मिली है। सिर्फ मुख दर्शक बन करके वो वहां पे बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ एक और डिमांड इन्होंने किया कि जो लोग भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कानून बनाने की जो विधान परिषद है, प्रांतों में भी और केंद्र में भी, वहां पे जो भी लोग चाहे वो डायरेक्टली चुन के जाए, यानी जनता डायरेक्टली उनको चुने और वो जनता के प्रतिनिधि बन करके वहां पे पहुंचे और जनता के लिए कानून बनाए। ये डिमांड था, बट इनको भी खारिज कर दिया गया। ठीक है। इन डिमांड्स के साथ साथ कांग्रेस ने इतने समय में लोगों को जागरूक करने का भी काम किया, जिससे भारत देश के लोग अपने अधिकारों के बारे में समझ सके, अपने लिए बेहतर हित के लिए क्या जरूरी है उसके बारे में समझ सके। ये एक कंट्रीब्यूशन था। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हम कुछ कंसेशन नहीं देंगे तो प्रॉब्लमेटिक सिनारियो हो जाएगी। और इसी चीज में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो पहला चेंज किया गया कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी केंद्र भारतीय विधान परिषद में जो संख्या अभी तक 12 थी उसको बढ़ा करके 16 कर दिया गया। और प्रोविजन कुछ इस प्रकार थे कि इसमें मिनिमम 10 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 16 सदस्य हो सकते हैं। ये चीज यहां पे करी गई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में। ठीक है। ये चीज हुआ। इसके साथ साथ एक छोटा सा चेंज किया गया। एक यहां तो है ही, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पे जो नंबर थे उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। लेकिन एक चीज करी गई, एक रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया। रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व जो है, प्रतिनिधित्व का जो एक एलिमेंट है उसको लागू किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसलिए इस एक्ट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए ये एक पहला एक्ट था जिसने पहली बार कोशिश की थी कि भारत में प्रतिनिधित्व का जो चीज है, फॉर्मूला है या वो जो तथ्य है उसको लागू किया जाए। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वो प्रतिनिधित्व की सरकार होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सरकार होनी चाहिए। ये एक एलिमेंट लागू किया गया प्रोविंसेस में। कैसे?
इस तरीके से कि अब यहाँ पे कुछ लोग चुन करके जा सकते हैं। कौन चुनेंगे इनको, मतलब कौन रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, म्युनिसिपैलिटीज, क्लियर है। इसके साथ साथ जमींदार, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय जो हैं वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे। तो ये पहली बार था कि भारत देश में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये अधिकार दिया गया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, म्युनिसिपैलिटी, जमींदार, यूनिवर्सिटी, इन लोगों को कि ये कुछ लोगों को प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रांत है, विधान परिषद, वहां पे अपने मेंबर को नॉमिनेट करके भेज दे। बहुत बड़ी चीज थी कि यहां से शुरू हुआ रिप्रेजेंटेशन कि एटलीस्ट कोई तो किसी को रिप्रेजेंट करने वाला लोग है। जो अभी इससे पहले क्या था, सेंट्रल में 3 इंडियंस को शामिल किया गया। अब वो 3 इंडियंस कौन थे? बस वायसराय नॉमिनेट करते थे, तो जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। इस केस में क्या दिख रहा है आपको कि जनता का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि ये लोग सब इसमें जो मेंबर्स होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंडियन ही होंगे, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो मेंबर होंगे वो भी होंगे, म्युनिसिपैलिटी में जो चुन करके आए यानी लोकल गवर्नमेंट में जो लोग होंगे वो भी इंडियन होंगे, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये चीज यहाँ पे आपको दिख जा रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस की एक डिमांड थी कि भाई जो मेंबर्स हैं उनको विधानसभा के अंदर मुख दर्शक नहीं बने रहना है, उनको कुछ पावर दिया जाए, जिसमें एक पावर था कि वो बजट पे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन करने का पावर दे दिया गया, लेकिन वोट करने का पावर उनके पास नहीं था। दे कांट एबल टू वोट, बट उनको बजट पे डिस्कस करने का पावर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा यह अलग चीज है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया था। किसको? किससे? एग्जीक्यूटिव से, ना कि विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर ही मेंबर से नहीं, उनको एग्जीक्यूटिव से कुछ चीजों पे सवाल पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा, बट ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? दे कैन क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, नॉट टू द लेजिस्लेटिव। क्लियर है? तो ये एक प्रावधान एड ऑन किया गया। क्लियर है? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसके ये 2 मुख्य इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पे बतलाए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्या था ये? इसको भी समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड पे हम आते हैं। बैकग्राउंड देखिए, 1892 से लेकर के 1909 के बीच में बहुत कुछ चेंज हो चुका था भारत देश में। क्या क्या चेंजेस हुए? ये वो समय था जब कांग्रेस धीरे धीरे करके पावरफुल होने लगी और भारत के नागरिकों को रिप्रेजेंट करने का एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम भी करने लग गई। क्लियर है? 1892 में कुछ ज्यादा चेंजेस, आपको कुछ ज्यादा कंसेशन भारतीयों को नहीं दिया गया या कांग्रेस की डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया। और ये वो समय था जब कांग्रेस के अंदर ही 2 ग्रुप में लोग बढ़ गए थे। एक ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा ग्रुप था मॉडरेटर। इसे कहा जाने लगा नरम दल और इसे कहा जाने लगा गरम दल। गरम दल में यंग लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सब थे। इसमें थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लोग यहाँ पे थे। ये जो रिफ्ट था वो इस एक्ट के पारित होने के बाद से शुरू होने लगा। गरम दल का कहना था, एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि कांग्रेस अपनी मांगों को फुलफिल सरकार से नहीं करवा पा रही है, सरकार को कांग्रेस की मांगों को फुलफिल करना पड़ेगा और इसके लिए जो मेथोडोलॉजी का यूज करना पड़ेगा वो फोर्स होना चाहिए। उनको फोर्स करना पड़ेगा जिससे वो हमारी मांगों को पूरा करे। इनका कहना था नहीं, हम मांग नहीं करेंगे, उनको फोर्स नहीं करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनके सामने प्लीड करेंगे। और यही जो काम करने की एक तरीका था, इसकी वजह से 1892 से ही एक रिफ्ट देखने को कांग्रेस के अंदर मिला कि 2 अलग अलग धड़े बढ़ चुकी है, जिसमें दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। एक तो ये चीज हो गई। इसके साथ साथ
ये जो समय था, इस समय में जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जो पॉलिसी बहुत ही भारत देश के लिए घातक साबित होने वाली थी। जैसे कि बंगाल का पार्टीशन, यानी बंगाल का विभाजन, बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। लॉर्ड कर्जन के हिसाब से पार्टीशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, लेकिन हिडन एजेंडा क्या था? हिडन एजेंडा था कि हिंदू और मुस्लिम में रिफ्ट पैदा किया जा सके। अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद यह समझ में आ चुका था कि अगर भारत देश में हमें राज करना है तो हमें फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना पड़ेगा। और फूट डालो और शासन करो की नीति का जब भी आप वर्ड सुनते हैं तो सबके दिमाग में यह आता है कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो शासन करो की नीति लागू की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से जब देखेंगे और अगर आप हिस्ट्री ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों की यह पॉलिसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए नहीं यूज की गई थी। वो अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड में इसका आउटकम सबसे ज्यादा देखने को मिला, लेकिन ये जो डिवाइड था अंग्रेजों का, अंग्रेज क्लियर थे कि भारत देश के जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग क्लास है, सबको अगर हम डिवाइड कर दें, फुट डाल करके सबके बीच में एक दुश्मनी क्रिएट कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए शासन प्रशासन चलाना काफी आसान हो जाएगा और हम बहुत लंबे समय तक अपनी सत्ता पे बैठे रहेंगे, विराजमान रहेंगे। क्लियर है? और ये चीज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो सत्ता में बैठे हुए सरकार होती है वो इस पर्टिकुलर टूल का यूज करती है, फुट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल का। शासन पे, सत्ता पे हमेशा बैठे रहने या लंबे समय तक बैठे रहने के लिए दो चीजें जरूरी है, मतलब दो में से कोई एक चीज जरूरी है। पहला एक चीज है, या तो आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए उन्होंने आपको सरकार पे बिठाया है। अगर आप जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता आपको बार बार सत्ता में बिठा करके रखेगी। और अगर आप जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो सरकारें होती है वो अपनी सत्ता में रहने के लिए दूसरा हथियार का यूज करती है, दैट इज डिवाइड एंड रूल। धर्म के नाम पे डिवाइड कर देना, जात के नाम पे डिवाइड कर देना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग पे डिवाइड कर देना, जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग घर के अंदर, बाहर में, सड़कों पे, रोड पे, किसी टेबल पे बैठ करके आपस में लड़ते रहे, मरते रहे। आज के डेट में अगर आज के टाइम की बात करें तो इंटरनेट पे बैठ करके दो धड़े हर चीज में बढ़ जाए, जिससे जो सत्ता कर रहे हैं लोग हैं वो अपना शासन अच्छे से करते रहे, जनता के जो मुद्दे हैं उनको इग्नोर करके। सरकारें तो उस समय भी थी, तो अगर सरकार लेजिटिमेट होती है, सरकार सही होती है, तो ब्रिटिश सरकार भी उस समय सही होनी चाहिए थी, बट ऐसा तो है नहीं। तो जरूरी होता है कि सरकारें सही है कि नहीं ये जनता तय करती है, इस आधार पर कि सरकार उनके हित में काम कर रही है या नहीं, उनकी डिमांड के लिए काम कर रही है या नहीं। इसके लिए जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जब सरकार को समझ में आने लग जाता है कि हम ज्यादा दिन तक सत्ता पे बैठे नहीं रह सकते क्योंकि हम जनता के हित में काम नहीं कर रहे, जनता के लिए काम नहीं कर रहे, जनता ने हमें जिस चीज के लिए चुना है उसके लिए काम नहीं कर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में सरकारें डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यूज करती है, जैसा ब्रिटिश सरकार ने 1905 में किया। पहला चीज बंगाल विभाजन को लेकर के, आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन भी इसलिए किया गया जिससे हिंदू और मुस्लिमों में एक बंटवारा किया जा सके। क्लियर है? दूसरा जो विभाजन था वो था कांग्रेस के अंदर ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स को एक दूसरे से अलग कर देने की नीति। इस नीति को कहा गया कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि भैया जो मॉडरेटर्स हैं वो हमसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीठा है, स्वीट है, वो हमसे विनम्र भाव से हमसे आग्रह कर रहे हैं, तो इनको कुछ कंसेशन देना चाहिए, इनकी कुछ मांगों को पूरा कर देते हैं जिससे ये खुश हो जाएंगे, इनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाएगी। एक्सट्रीमिस्ट है वो फोर्स करेंगे हमें और इनका जो इफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है, वो ज्यादा होगा। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके लिए हम क्या करेंगे, स्टिक यूज करेंगे, और मॉडरेटर के लिए हम कैरेट यूज करेंगे, गाजर दे दिया जाएगा। तो इनको गाजर मिल जाता है और इनको मिलता है स्टिक। इसलिए आप देखेंगे बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी रिवोल्ट होता है, स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक और बाकी लीडर्स पे को सप्रेस किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को 6 सालों के लिए जेल की सजा दे दी जाती है और कठोर कारावास दी जाती है। एक्सट्रीमिस्ट जो पूरी लीडरशिप थी वो मार्केट से आउट हो जाती है। सॉर्टेड डिवाइड, और ये डिवाइड आपको दिखेगा 1907 में भी,
जब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम पॉपुलरली सूरत स्प्लिट कहते हैं, कांग्रेस भी दो भागों में विभाजित हो जाता है, हो गया, देखिए डिवाइड एंड रूल। जब यहां पे एक सक्सेस नहीं मिलती है, बंगाल का पार्टीशन तो हो ही जाता है, नहीं सक्सेस मिलती है इस टाइम पे, तो हिंदुओं और मुस्लिमों को और अलग करने के लिए और कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी को काउंटर करने के लिए अंग्रेज एक और पासा फेंकती है, और वो पासा था 1906 में, जब मुस्लिम लीडर का एक ग्रुप, मुस्लिम लीडर्स का एक ग्रुप आगा खां की अगुवाई में शिमला पहुंचते हैं, जिसे शिमला डिपुटेशन कहा जाता है, और वहां जाकर जाते हैं, और वहां पे ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, वो यहाँ पे एकत्रित होते हैं। अंग्रेजों से ये लोग डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली की। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिमों को परसुएड किया, ये बताया, या एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रेन वॉश किया, कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है, अगर मुस्लिमों को अपने हित में काम करना है तो उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपने आप को इंडक्ट करना पड़ेगा, और वो इतना जल्दी इंडक्ट हो नहीं पाएंगे क्योंकि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, ये चीज बताया गया। इस चीज को देख करके वो डर गए, तो कभी कभी डराया भी जाता है, डराने से क्या होता है कि सामने वाला आदमी को लगता है अच्छा ठीक है, तो एक डर का माहौल पैदा किया गया, तो मुस्लिमों को लगा कि अरे भाई बिल्कुल क्लियर। तो उस समय कौन डर रहे थे? मुस्लिम, कि भाई ये देश तुम्हारा नहीं है, ठीक है, यहां पे अगर तुम्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए तो इसके लिए तुम्हें अपनी एक दल बनानी पड़ेगी, और पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करना पड़ेगा, और वही डिमांड 1906 में शिमला डेलीगेशन के तहत, शिमला डिपुटेशन के तहत की जाती है आगा खान और मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, जब वो जाकर के वायसरॉय मिंटो से मिलते हैं। मिंटो आश्वासन देते हैं कि ठीक है, वेरी गुड, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, बशर्ते हमारी शर्त है। शर्त क्या है? कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ जो कांग्रेस को काउंटर करे, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, और इसी वजह से 1906 में एक पार्टी का गठन होता है, एंड दैट पार्टी इज नोन एज मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों की पार्टी होगी, और यही मुस्लिम लीग डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, ठीक है, और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है 1909 में। सबसे मेन प्रोविजन था इसको इंट्रोड्यूस करने का कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है, और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को कहा जाता है, ये वो बीज थी जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का काम आगे चल करके करेगी। क्लियर है? सीड सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसी काउंसिल एक्ट के तहत कुछ और चेंजेस करे गए थे। देखिए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी कितने मेंबर थे? 16। गाजर के रूप में, यानी कैरेट के रूप में, जो कांग्रेस की डिमांड थी कि इसको बढ़ाया जाए, वो दे दिया जाता है, मॉडरेटर खुश, 60 मेंबर कर दिया जाता है, 16 से 60 मेंबर में बढ़ा दिया जाता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्लियर है, ये बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो सीट्स थे उसको भी बढ़ा दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है आप खुद देखिए, जैसे मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, इसमें जो मेंबर्स थे उनको कर दिया जाता है 60। अवध की बात करें 50, पंजाब की बात करें तो सबकी जो सीट्स थी वो बढ़ा दी गई। क्लियर है? अब इन सीट्स को भरने के लिए
पहली बार इंडिया में एक चीज इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? ये जो मेंबर्स यहां से चुने जाएंगे, अब देखिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंटर में, यहां पे टोटल, और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट यूज किया गया था, लागू किया गया था, वो सिर्फ इसके लिए लागू किया गया था, प्रोविंसेस में लागू नहीं किया गया था। देखिए कैसे समझ में आएगा। यहां टोटल 4 ग्रुप बनाए गए। एक था जनरल कैटेगरी, जो भी मेंबर होंगे, जो 60 मान लेते हैं कि 60 लोग चुन करके आ रहे हैं, 60 में से कुछ को डिवाइड कर दिया गया, वो जनरल कैटेगरी में होंगे, कुछ था स्पेशल कैटेगरी, कुछ था चेंबर ऑफ कॉमर्स से चुन करके आएंगे, और इसके साथ एक और इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मुस्लिम कैटेगरी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का हिस्सा थी। बट प्रांतों में सिर्फ और सिर्फ यही 3 कैटेगरी थी। तो प्रांतों में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी तो पूछ ही लेती है कि क्या सेपरेट इलेक्टोरेट प्रांतों में इंट्रोड्यूस, और एक वर्ड से आपका आंसर बोलेगा हाँ 1909 में तो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, लेकिन क्वेश्चन में होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस इन या बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। नहीं, प्रांतों में नहीं इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में। लेकिन एटलीस्ट ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंडिया में आ चुका था। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट? मान लेते हैं कि 60 में से 8 सीट रिजर्व्ड है मुस्लिमों के लिए। तो अब है कि ये जो 8 लोग जिस प्रांत से, जिस जगह से चुन करके आएंगे, जिस प्रोविंसेस से चुन के आएंगे, वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब वोट करेगी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, अभी जनता नहीं चुन रही है, अभी कौन चुन रहे हैं? इनडायरेक्ट। लोकल गवर्नमेंट चुनेंगी, लोकल गवर्नमेंट कुछ रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कुछ अपने प्रतिनिधित्व को, यानी म्यूनिसिपैलिटी, ये सब कुछ अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे प्रोविंसेस में। वो फिर प्रोविंसेस में जो लोग होंगे वो चुनेंगे किसको? यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर के जो लोग आएंगे उनको चुनेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मुस्लिमों को चुनना है, मुस्लिमों के लिए 8 सीट रिजर्व की गई है, तो इनको चुनेंगे वही जो मुस्लिम होंगे। मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए बोला जाता है कि एक होता है जनरल इलेक्टोरेट। मान लीजिए कि आज इलेक्शन होता है कहीं पर भारत देश में, तो हर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वोट कर सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या, हाँ सीट आज भी रिजर्व है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन इलेक्टोरेट जनरल ही है। मतलब जो वोटर्स होंगे उसमें किसी प्रकार का डिवीजन नहीं है। अब कहा जाने लगा कि जिन प्रांतों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है वहां से मुस्लिम ही चुन करके आएंगे, और हो सकता है कि 51% मुस्लिम हो और 49% हिंदू हैं। ऐसी परिस्थिति में 49% जो हिंदू हैं वो वोट नहीं करेंगे, सिर्फ 51% में भी जो पॉपुलेशन है उसमें जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वही वोट करेंगे। समझ में आ रही है? तो मैं आपको मोटा मोटा एक समझा रहा हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, कि जो इलेक्टोरेट है यानी वोटर्स हैं वो भी सेपरेट होंगे। सीट तो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिमों के लिए ही है, बट उसको चुनने का भी काम करेंगे मुस्लिम, और चुनने के बाद वो शासन चलाएंगे किस पे? सभी लोगों पे, चाहे वहां पे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। ये थी अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिससे भारत देश की दशा दुर्दशा में बदलने वाली थी आने वाले समय में। क्लियर है? तो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया के अंदर। कोई दिक्कत? ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट तक ऑफिशियल जो मेजोरिटी है, ऑफिशियल मेजोरिटी आप समझ रहे होंगे कि जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मैं बात करता हूं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 मेंबर थे, ऑलरेडी बता दिया था कि 6 से लेकर के कितने मेंबर हो सकते हैं? 12 मेंबर तक हो सकते हैं। कुछ लोग नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो अभी प्रांतों में और यहाँ दोनों जगह पे लागू नहीं किया गया। मतलब हर केस में ऑफिशियल जो मेंबर्स होंगे उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये इस प्रोविजन में एड ऑन किया गया। क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, लेजिस अगर हम यहाँ की बात करें
प्रोविंसेस में, तो प्रोविंसेस में भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनको एक शक्ति दी गई। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि बजट प्रोविंसेस के अंदर और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप देख रहे हैं कि बजट जो था उसको डिस्कस करने का पावर पहले ही मिल गया था, अब एक पावर और ऐड हो गया था, वो था कि अब मेंबर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये पावर यहां पे दिया गया। ठीक है, सो इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। लोकल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में चुनेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लोग हैं मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर्स को बढ़ाया गया। क्लियर है, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट में इनकलकेट की गई। ये सब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म की प्रोविजंस है। बजट पे डिस्कस करने का था, अब बजट पे क्या है कि अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये पावर भी मेंबर्स को दी गई। क्लियर है, तो यहां से आपको समझ रहा है, और यही रीजन है कि लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म यानी भारतीय सांप्रदायिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्लियर, आई होप कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तक सबको सारे प्रोविजंस आपको समझ में आ रहे होंगे विथ कॉन्सेप्ट, ना कि सिर्फ एक एक प्रोविजन को आपको रटना है। यहां तक इंडियन काउंसिल एक्ट यानी काउंसिल में जो बदलाव थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, ये जो बदलाव देखने को मिले उसके पीछे का कारण क्या था, उसका आउटकम क्या आया, पर्पस क्या था, किस तरीके से आज जो हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किस तरीके से बदल रहा है, सिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रही है, ये सब हमने आज के इस वीडियो में देखा है। आज की इस क्लास में हमने इसको समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम 3 एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत के संविधान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फाइनली जब देश आजाद होता है तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहां तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।